नमस्कार मित्रों, आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करते हैं जो एक राजकुमारी और नाग और नागिन की है। नाग नागिन की इस कहानी को बहुत ही अच्छी तरह से आपको सुनना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रहस्य हैं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। कहानी का विषय है कि किस स्त्री पर मनुष्य को विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। कौन सी स्त्री मनुष्य को कंगाल बना देती है और कौन सी स्त्री उसके जीवन को स्वर्ग बना देती है। मित्रों, एक राज्य में एक राजा राज्य किया करते थे, जिन राजा का नाम उग्रसेन था। और राजा उग्रसेन प्रतापी, वो धर्मात्मा भी थे, वो प्रजावत्सल भी थे, प्रजापालक थे, वह धर्मपरायण थे। ऐसे राजा का राज्य बहुत ही अच्छा उन्नति की दिशा में जा रहा था। प्रजा के हित के लिए वो सदैव तत्पर रहते थे। एक बार उनके राज्य के ही जंगल से कुछ ऋषि मुनि उनके पास आए और उन ऋषि मुनियों ने राजा से कहा कि हे राजन, आप मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें। राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आपको क्या समस्या है? साधु जनों, आपको क्या समस्या है? तब उन साधु जनों ने कहा कि हे राजन, मेरे तपोवन में जहाँ मैं तपस्या करता हूँ वह आपके ही राज्य में आता है, और उसमें एक राक्षस और उसकी कन्या वास करती है, जो वहाँ से निकलने वाले प्रत्येक राहगीर और संत ऋषि मुनियों को सबको अपना आहार बना रही है। वह नित्य प्रति किसी न किसी का आहार बना रहा है। जब ये बात राजा के कानों में पड़ती है तो राजा अचंभित हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या मेरे राज्य में भी प्रजा इस तरह से दुखी है? ऋषि मुनि ऐसा जब बताते हैं राजा को, तब राजा ऋषि मुनियों से कहते हैं, ठीक है, हम आपकी सुरक्षा का प्रबंध अवश्य करेंगे। और इतना बताने के बाद ऋषि मुनि पुनः उसी वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और जाकर तपस्या के लिए स्थान ढूंढने लगते हैं। इधर राजा उस जो सूचना आई है उस सूचना पर विचार करता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं और एक दिन राजा शिकार पर जाने की इच्छा जताता है और अपने सैनिकों से कहता है कि मेरे लिए द्रुतगामी घोड़े का इंतज़ाम करो। साथ में 10-15 सैनिक भी हमारे चलेंगे और आज मैं शिकार के लिए जाऊंगा। शिकार के लिए भी उसी वन में जाऊंगा जिस वन में इन ऋषि मुनियों का तपोवन है। मैं शिकार करते करते उस राक्षस को भी ढूंढूंगा और उस राक्षस का वध करके इन ऋषि मुनियों को अभय प्रदान करूंगा। मित्रों, राजा का घोड़ा तैयार होता है और राजा अपने घोड़े पर अस्त्र शस्त्र धारण करके वहाँ से शिकार के लिए निकल लेते हैं। आखेट करते करते राजा वन के बीचों बीच पहुँच जाते हैं और उस जगह पर पहुँच जाते हैं जिसके आसपास ही उस राक्षस का निवास था। मित्रों, वह राक्षस जो कि एक गुफा के अंदर निवास करता था, वह गुफा अत्यंत ही सक्रिय थी। राक्षस के हाथ पैर नहीं थे, इसलिए वह एक ही स्थान पर बैठा रहता था। लेकिन उसकी एक कन्या थी जो कि किसी भी तरह का रूप धारण करने में माहिर थी, और वह कन्या उसकी जो राक्षस पुत्री थी, वह सदैव एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहाँ से आने जाने वाले राहगीरों को अपने प्रेम के झांसे में फंसाकर उनसे विवाह करने का
आग्रह करके उनको उस गुफा के अंदर खींच लाती थी और उनसे कहती थी कि मेरे पिताजी हमारा विवाह संपन्न कराएंगे। और वो लोग वहाँ आते थे और यहाँ पर वह राक्षसी और वो राक्षस उसका आहार बना लेते थे। समय बढ़ता जा रहा था। राजा धीरे धीरे उस गुफा की तरफ पहुंच रहे थे और गुफा के अंदर बैठे उस राक्षस को भी मानव के आने की सुगंध प्राप्त हो रही थी। ज्यों ही उसको सुगंध मिली, वो तुरंत ही अपनी पुत्री से बोला कि हे पुत्री, हमारे रास्ते पर कोई पुरुष या मनुष्य आ रहा है और मुझे लगता है कि वह बहुत ही हष्टपुष्ट है। उसके आने से उसकी सुगंध मेरी नासिका में जा रही है, जिससे कि मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा, ऐसा सोचकर ही मेरी जिह्वा में पानी टपकने लगा है। इसलिए तुम जाओ और जाकर के इसे मेरे पास लाओ, मैं इसके मांस का भक्षण करना चाहता हूँ। तब उस राक्षस की वो जो पुत्री थी, उसने तुरंत ही एक सुंदर राजकुमारी का भेष बनाया और राजकुमारी का भेष बनाकर वह इतनी सुंदर दिख रही थी जैसे उसके आगे स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी पड़ रही हों। और वह चलते हुए उसी रास्ते पर पहुंच गई जिस रास्ते से राजा आ रहे थे। राजा ने जब रास्ते पर खड़ी एक रूपवती अपूर्व सुंदरी को देखा तो वह उसे देखते ही उस पर मोहित हो गए। नारी शक्ति को देखकर अक्सर कोई भी पुरुष अपने पथ से भटक जाता है और आज राजा भी उस स्त्री को देखकर उसकी तरफ मनोभाव से पूरी तरह अभिभूत हो चुके थे और उसके द्वारा वश में किए जा चुके थे। वह सुंदर युवती कुछ भी बोलती उससे पहले ही राजा ने उससे कहा कि हे सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हो? क्या तुम्हें भय नहीं लगता? यहाँ राक्षस, पिशाच, गंधर्व, किन्नर, यहाँ तक कि जंगली जीव जंतु भी कभी भी आपका आहार बना सकते हैं। तुम्हारे साथ तो कोई पुरुष भी नहीं है जो तुम्हारी रक्षा करे। राजा ये बात जब कह रहे थे तब वह युवती राजा को ही निहार रही थी और राजा से बोली कि खैर, आप मेरी चिंता मत करें, क्योंकि मैं तो यहीं पर पली बढ़ी हूँ, इसलिए मुझे इसका कोई भय नहीं है। आप अपने बारे में बताएं कि आप कौन हैं। मुझे दिख रहा है कि आप कोई बहुत ही धर्मात्मा और धर्मपरायण राजा हैं। जब उस कन्या ने राजा से इस तरह के शब्द के रूप में प्रश्न पूछे तो राजा ने उत्तर दिया कि हाँ, तुमने सही पहचाना, मैं इसी राज्य का राजा हूँ। मेरा नाम उग्रसेन है और मैं आप पर मोहित हो चुका हूँ, अतः मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। उस सुंदरी के द्वारा जब ये देखा गया कि राजा उसकी तरफ आसक्त होता जा रहा है तो उसने भी कहा कि देखिए, मेरे पिताजी यहीं पास की गुफा में तपस्या में लीन हैं। वह भगवत भजन कर रहे हैं और वह लगातार समाधिष्ठ रहते हैं। मैं जब बड़ी हुई तो उन्होंने मेरे विवाह के बारे में सोचा और मुझसे कहा कि हे पुत्री, तुम जाओ और जाकर खोजो जो तुम्हारे योग्य वर हो, जिसे तुम पसंद करोगी, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। इधर राजा उसकी बातों को सुनकर बहुत ही उसकी तरफ खिंचते जा रहे थे। फिर उसने आगे बताया कि इस जंगल में बूढ़े बुजुर्ग, केवल साधु संत ऋषि मुनि ही मुझे मिले और मैं एकदम युवा, सौंदर्य का प्रतीक, मैं उनके साथ विवाह कैसे कर सकती थी? लेकिन आप दिखने में भी सुंदर, हष्टपुष्ट और एक राजा हैं, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करके अपना
आगे का जीवन सुखमय ढंग से गुजारूं। मैं अपने पिता से ये पूछ कर आती हूँ। राजा ने कहा कि कितना समय लगेगा, तो उसने कहा कि 1 प्रहर का समय लगेगा, क्योंकि राजा दोपहर के बाद वहाँ पहुँचे थे। जब उसने कहा कि 1 प्रहर का समय लगेगा, क्या तुम मेरी प्रतीक्षा कर सकोगे? तो राजा ने कहा, अरे 1 प्रहर की बात क्या है, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा पूरा जीवन कर सकता हूँ। वह सुंदरी मुस्कराई और वह अपने पिता की गुफा की ओर चल दी। उसने कहा कि 1 प्रहर के बाद आपको आना है, तब तक मेरा इंतजार करना है। सुंदरी उस गुफा की ओर चली गई। राजा वहीं पर पास में एक बरगद का वृक्ष था, उसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए, आराम करने लगे। प्रतीक्षा वो 1 प्रहर कब पूरा हो कि राजा जाएं और उस सुंदरी से मिले, उसके साथ विवाह करें। मित्रों, उसी बट वृक्ष के नीचे ही एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था, जो कि वहाँ के राहगीरों, जिनको कि वह राक्षस और राक्षसी अपने जाल में फंसाकर उनका आहार करते थे, वह उन्हें बार बार उनके जाल से बचाने का प्रयत्न करता था। लेकिन एक कामी पुरुष जब काम वासना से ग्रसित हो जाता है, तब वह अच्छे भले को नहीं सोचता है। जो भला करने वाला होता है वह उसी को बुरा समझने लगता है। तो वो नाग नागिन ने जब देखा कि हमारे ही राज्य के राजा उग्रसेन, जो कि अत्यंत ही धर्मात्मा हैं, प्रजावत्सल हैं, और उनके साथ ये छल होने वाला है, उनका भी आहार हो जाएगा, प्रजा किस तरह से अपना जीवन यापन करेगी, राजा के बिना राज्य तो सूना हो जाएगा। ये सोचकर नागिन ने नाग से कहा कि जाइए और राजा को समझाइए, हो सकता है राजा मान जाए। तब नाग अपनी बिल से बाहर निकला और राजा के सामने आकर राजा को प्रणाम करके बोला कि हे राजन, आप जिस विचार में यहाँ पर बैठे हुए हैं, वह विचार आपका उचित नहीं है। आप जिस कार्य के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह आपके लिए शुभ नहीं है। ज्यों ही नागराज ने ये बात कही, तो राजा ने कहा कि यह तुम्हें कैसे ज्ञात है? तब नागराज ने कहा कि हे राजन, मैं जानता हूँ कि आप हमारे राज्य के राजा हैं और आप बहुत ही धर्मात्मा हैं, दयालु हैं, साथ ही साथ आप प्रजावत्सल भी हैं। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह जो स्त्री आपको आमंत्रित करके गई है, यह स्त्री आपके योग्य नहीं है। राजा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो राजा ने कहा कि हे नागदेव, क्या आप मूर्ख हो गए हैं? आप हमें ये क्या बता रहे हैं? वह स्त्री कैसी भी हो, लेकिन मुझे लगता है वह मेरे योग्य है। तब नाग ने कहा कि हे राजन, क्या आप उस कन्या का कुल, गोत्र, खानदान कुछ भी जानते हैं? राजा ने कहा कि नाग देवता, आप ये सच कह रहे हैं, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी वह स्त्री मेरे लिए शुभ है। जब इस तरह से राजा लगातार काम वासना के वशीभूत होकर के उस राक्षसी के तरफ ही बोल रहे थे, तब नाग देवता ने कहा कि जिस तरह से कामी पुरुष को, लोभी पुरुष को और क्रोधी पुरुष को, साथ ही साथ मूर्ख पुरुष को अपने हितैषी का समझाना भी बुरा लगता है, उसी तरह आज राजन इस काम वासना की वजह से आपकी भी गति वही हो गई है। इसलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह आपकी समझ से परे है। आपकी स्थिति आज बहते हुए जल में छलांग लगाने वाले उस व्यक्ति की तरह है जिसको बहते हुए जल की
गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं होता है, उसी तरह आज आप काम वासना से इस तरह ग्रसित हो चुके हैं कि आपको इन सब चीज़ों की का ज्ञान ही नहीं रहा है। राजा झुंझला उठा, लेकिन नाग देवता ने बात करना बंद नहीं किया। नाग देवता ने आगे कहा कि हे राजन, क्या आप राजकुमारी वैजंती के बारे में जानते हैं? आपके लिए तो राजकुमारी वैजंती जैसी ही महिला आपको मिले, राजकुमारी मिले, जिसके साथ आपका विवाह होना चाहिए। तब राजा ने नाग देवता से पूछा कि मैं तो नहीं जानता हूँ, ये राजकुमारी वैजंती क्या है, कौन है, कहाँ से आई है? तब नाग देवता ने कहा कि हे राजन, इस वृत्तांत को मैं आपको अवश्य बताऊंगा, लेकिन उसके लिए एक प्रहर आप इंतज़ार करिए। एक प्रहर की प्रतीक्षा के बाद मैं यह दृष्टांत आपको अवश्य बताऊंगा। नाग देवता वो एक प्रहर राजा का बचाना चाहते थे, जिससे कि राजा उस राक्षसी के चुंगल से बच जाए। लेकिन राजा अब दुविधा की स्थिति में था, क्योंकि उसके अंदर उत्सुकता थी कि वह राजकुमारी वैजंती के बारे में भी जानना चाहता था, और साथ ही साथ वह उस सुंदरी के साथ विवाह भी करना चाहता था। मित्रों, नाग देवता अपनी विल में चले गए। अब राजा दुविधा की स्थिति में वहां बैठा हुआ विचार कर रहा है, लेकिन धर्मात्मा होने के कारण ईश्वर ने उसे सद्बुद्धि प्रदान की, और कुछ समय पर इंतजार करने के बाद उसने यह निर्णय किया, यह निश्चय किया कि वह पहले राजकुमारी वैजंती के बारे में अवश्य जानेगा, क्योंकि राजकुमारी वैजंती के अंदर कुछ तो अद्भुत जरूर है, जो उसकी तारीफ इतनी ज़्यादा नाग देवता के द्वारा की जा रही है। जरूर नाग देवता उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, और हमें जरूर जानना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा एक प्रहर तक वहीं उसी वटवृक्ष के नीचे विश्राम करता रहा, और साथ ही साथ उसने विचार किया कि एक प्रहर के बाद तो संध्या का समय हो जाएगा, फिर मैं यहीं पर रात्रि विश्राम करके और ये राजकुमारी वैजंती की संपूर्ण गाथा सुनकर, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके, तब मैं कल सुबह प्रातः अपने राज्य के लिए प्रस्थान करूंगा। मित्रों, जब एक प्रहर बीत जाता है तो नाग देवता बाहर आते हैं, और वह एक बार पुनः राजन को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते हुए उनसे राजकुमारी वैजंती के बारे में बताना आरंभ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह राक्षसी और उसका पिता, जो कि भोजन की सुगंध को लगातार एहसास कर रहा था, लेकिन वह भोजन की सुगंध उसके पास तक नहीं पहुंच पा रही थी, और जिसको वह बुला कर आई थी वह पुरुष आज वहां नहीं पहुंचा था, इससे वह भूखे थे। लेकिन अब वह कर भी कुछ नहीं सकते थे, इस वजह से राजा यहाँ पर सुरक्षित स्थिति में था। तब राजा से नाग देवता बोले कि हे राजन, यह एक राज्य की कहानी है, जिसमें एक राजा थे और राजा के 3 रानियां थीं। राजा के 3 रानियों से भी एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ। जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह अत्यंत ही रूपवान, गुणवान, साथ ही साथ वह भी बहुत ही बुद्धिमान था। राजा अपने पुत्र के जन्म पर उत्सव मनाते थे, पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। धीरे धीरे समय निकलता चला गया और राजकुमार अपनी उम्र से किशोरावस्था में प्रवेश कर गया। जब राजकुमार ने किशोरावस्था में प्रवेश किया, तब राजकुमार युद्ध कला में भी अत्यंत निपुण हो चुका था। वह बहुत ही पराक्रमी था, साथ ही साथ वह बहुत ही धर्मपरायण था। अब राजा अपने उस पुत्र के विवाह के बारे में विचार करने लगे कि इस पुत्र का विवाह कहाँ किया जाए, कौन सी
लड़की के साथ किया जाए, कौन सी स्त्री को के साथ विवाह किया जाए, क्योंकि सभी तो इसके योग्य नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये तो गुणों की खान है। इसलिए उन्होंने सोचा कि जो गुण मेरे राजकुमार के अंदर हैं, उन्हीं गुणों और उतनी ही सुंदर राजकुमारी के साथ मैं अपने राजकुमार का विवाह करूंगा। ऐसा वह विचार करते हुए चिंतामग्न थे, क्योंकि आसपास के राज्यों में उसे कोई भी राजकुमारी ऐसी दिखाई नहीं दे रही थी कि जिसके साथ वह अपने राजकुमार का विवाह कर सके। तब उसे ध्यान आया कि उसके पास एक बहुत ही वफादार अक्लमंद तोता है, जो कि जब भी राजा असमंजस की स्थिति में होते हैं तब उन्हें वह निर्णय सुनाने के लिए कहता है और उनको उनकी मदद करता है, उनकी सहायता करता है। तब राजा ने उस तोते से कहा कि हे तोते, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। राजकुमार के विवाह के लिए एक राजकुमारी खोजनी है तुम्हें। तोता ने कहा कि हे राजन, आपको कैसी राजकुमारी चाहिए, उस राजकुमारी के अंदर क्या गुण होने चाहिए, यह सब लिखकर साथ ही साथ राजकुमार का एक चित्र भी उसके साथ रख दीजिए और उसे मेरी एक टांग में बांध दीजिए। मैं देश देश भ्रमण करके वहाँ की राजकुमारियों से मिल करके उनके चरित्र को जान करके तब मैं आपको आगाह करूँगा कि आप किस राज्य की राजकुमारी से राजकुमार का विवाह करें। राजा को तोते की यह बात अत्यंत प्रिय लगी और उन्होंने तुरंत ही आदेश दिया कि सारे गुणों को लिख करके साथ साथ राजकुमार के एक चित्र को रखकर इसके पैर में बांध दिया जाए। तोता के पैर में वह पत्र चित्र सहित बांध दिया गया। तोता आकाश में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते वह कई राज्यों में घूमा, लेकिन उसे अपने राजकुमार के योग्य कोई भी राजकुमारी नहीं दिखी। इसी बीच संध्या का समय होने लगा और आसमान में मेघों के द्वारा बारिश की जाने लगी और बारिश बहुत ही भीषण थी। इसलिए उस बारिश से बचने का उपाय तोते के द्वारा खोजा जाने लगा और उस उपाय को खोजते खोजते तोते को एक पुराना पीपल का वृक्ष दिखाई दिया और उस पीपल के वृक्ष में एक खोह थी। तो तोते ने सोचा कि इसी खोह में रात्रि विश्राम कर लिया जाए और ठंड से भी बच जाएंगे। जब ये सोचा तो उस खोह के पास ज्यों ही पहुंचा तो उसके अंदर से आवाज़ आई कि रुको रुको, बाहर ही रहो, इसके अंदर मत आना, इसके अंदर आओगे तो अंधे हो जाओगे। अब अंधा तो कोई भी नहीं होना चाहता है। तोते ने भी सोचा जरूर कोई बात है, तभी तो कहा जा रहा है, लेकिन अब उसे रुकना तो था ही। तो उसने सोचा कि अब इसी पीपल के पेड़ की जड़ के पास बैठ करके रात्रि गुजार दी जाए। और वह तोता वहीं पर पीपल की जड़ के पास ही बैठ गया। वह बैठा ही था कि उसी खोह से एक मैना बाहर आई। मैना को देखकर तोते ने पूछा कि आप कौन हैं? तो मैना ने बताया कि मैं इसी राज्य के राजा की सबसे वफादार सिपाही हूँ। मैं राजकुमारी के लिए, अपने देश की राजकुमारी जिनका नाम राजकुमारी वैजंती है, उनके लिए एक योग्य वर की तलाश में निकली हूँ। मित्रों, दोनों की ही मनोकामना एक जैसी थी। जहाँ तोते को राजकुमारी की तलाश थी, वहीं मैना को एक सुंदर और सुशील राजकुमार की तलाश थी। दोनों आपस में वार्तालाप करने लगे। बात करते करते रात बीत गई। सुबह के समय मैना ने तोते से कहा कि तो फिर तुम मेरे राज्य के राजमहल में चलो और मैं वहाँ अपनी राजकुमारी से तुम्हारी भेंट कराती हूँ। यदि तुम्हें राजकुमारी पसंद आए तो मैं यह विवाह पक्का समझूंगी।
तोता और मैना दोनों ही प्रातःकाल ही राजमहल की ओर उड़ चले। मित्रों, मैना भी तोते की तरह ही बहुत ही वफादार और अक्लमंद थी, इसलिए उसकी अक्लमंदी से भी वहाँ के नौकर बहुत ही ज्वेलसी रखते थे, अर्थात बहुत ही ईर्ष्या किया करते थे। जब भी आपके अंदर कोई गुण होगा और वो उस गुण की बराबरी दूसरा नहीं कर पा रहा होगा तो निश्चित है कि वह आपके साथ ईर्ष्या करेगा। लेकिन ईर्ष्या से किसी की हानि नहीं होती, तुम्हारी हानि नहीं होती, हानि स्वयं उन्हीं की होती है। तो उन नौकरों के द्वारा जो ईर्ष्या की जाती थी उसके तहत उन्हें अवसर की तलाश थी और आज उन्हें अवसर मिल चुका था। वह तुरंत ही राजा के पास गए और राजा से कहा कि हे राजन, जिस मैना पर तुम्हें इतना विश्वास था, हम लोगों से ज़्यादा भी उस पर विश्वास रखते थे, वह मैना आज तुम्हारे द्वारा दिए गए कार्य को नहीं कर रही है, बल्कि वह एक तोते के साथ भ्रमण करती हुई हम लोगों ने देखा है। जब राजा को ये जानकारी मिली कि उसकी राजाज्ञा की अवहेलना हुई है तो उन्होंने तुरंत ही उस मैना को और उस तोते को मार देने का आदेश दे दिया। ज्यों ही यह शाही फरमान जारी हुआ, तब तक तोता और मैना राजमहल में प्रवेश कर चुके थे और मैना ने राजा के द्वारा दिए गए शाही फरमान को सुन लिया। जब मैना को ज्ञात हो गया कि राजा अब उसको मरवा ही देंगे, तो मैना ने तोते से कहा कि अब यहाँ न रुक करके यहाँ से तुरंत ही प्रस्थान करो। और प्रस्थान करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि यदि थोड़ी भी विलंब हुई तो राजा के तीर हमें नहीं छोड़ेंगे। इससे बेहतर है कि हमें तुरंत यहाँ से किसी निर्जन वन की ओर प्रस्थान कर देना चाहिए। और दोनों ने वहाँ से उड़ान भरी और वह सुदूर एक निर्जन वन में रुक गए। जाकर के कुछ दिन उन्होंने वहाँ पर विश्राम किया, रुके, साथ रहे, क्योंकि वह चाहते थे कि राजा के सैनिक और राजा इस घटना को भूल जाएं, वह तोता और मैना को सदैव सदैव के लिए भूल जाएं। खैर, सप्ताह 2 सप्ताह गुजरने के बाद तोता और मैना जब वो सब भूल चुके थे, तब एक बार पुनः राजमहल की ओर आए और आकर राजा के सामने उपस्थित हुए। और राजा से मैना ने पूछा कि हे राजन, तुम्हें मुझ पर इतना ज़्यादा विश्वास है, फिर भी आपने मुझे जान से मारने का आदेश क्यों दे दिया? तब राजा ने कहा कि मैंने जो आदेश तुम्हें दिया था तुमने उसका पालन नहीं किया, अतः मुझे तुम्हें मृत्युदंड देने का आदेश देना पड़ा। तब मैना ने बताया कि हे राजन, मैं आपके द्वारा दिए गए आदेश का पालन ही कर रही थी और मैं ये जो तोता है इसके द्वारा मुझे संदेश मिला है कि इसके राजा का जो राजकुमार है वह बहुत ही रूपवान है, अत्यंत सुंदर है, वह गुणों की खान है, उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं जो कि अन्य राजाओं और राजकुमारों में दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए हमें अपनी गुणवती राजकुमारी वैजंती का विवाह उसके साथ कर देना चाहिए। और इनके साथ इनके राजकुमार के गुणों सहित राजकुमारी में कौन कौन से गुण होने चाहिए उसका पूरा पत्र है, साथ साथ में राजकुमार का चित्र भी है। जब राजा को ये ज्ञात हुआ तो राजा अपनी भूल पर बहुत पछता रहे थे और उन्होंने तुरंत ही उस पत्र को लिया और साथ ही साथ उस चित्र को तुरंत ही अपने अंतःपुर को भेजा। अंतःपुर मतलब जहाँ पर रनिवास होता है वहाँ को भेजा, रनिवास को भेजा और अपनी रानी से कहलवा दिया कि देखिए क्या ये राजकुमार आपको आपकी बेटी वैजंती के लिए पसंद है। वह चित्र गए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लेकिन अंतःपुर से कोई भी जवाब नहीं आया। तब राजा ने पुनः हरकारा भेजा और कहा जाकर पता लगाओ क्या बात है, राजकुमार पसंद है या नहीं पसंद है। तब वह हरकारा जब पहुंचता है तो हरकारे को बताया जाता है कि राजकुमार पूरे अंतःपुर को पसंद है, यहाँ तक कि राजकुमारी वैजंती को तो वह
बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उस फोटो को बैजंती अपने पास रख लेती है और वह उस राजकुमार से अनन्य प्रेम करने लगती है। मित्रों, जब ये बात राजा को ज्ञात होती है तो वह राजा तोते से कहते हैं कि हे तोता, तुम जाओ और अपने राजा से कहना कि उनके राजकुमार के साथ मैं अपनी राजकुमारी का रिश्ता पक्का कर चुका हूँ और वह ससम्मान बारात लेकर हमारे यहाँ पधारें। इसके लिए उनके पास 2 माह का समय है। जब राजा ने ऐसी बात कही तो तोते ने राजा को प्रणाम करते हुए अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। राजा जब अपने राज्य में तोता पहुंचा तो राजा ने ज्यों ही तोते को देखा त्यों ही अत्यंत प्रसन्न हो गए और तोता भी राजा के पास पहुंचकर उसने वह सारी बातें बताई जो वह राजकुमारी के पिता से सुनकर आया था। उसने बताया कि हाँ, जो राजकुमारी है वह अत्यंत ही रूपवान है, साथ ही साथ गुणों की खान है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने राजकुमार का विवाह उसके साथ कर दिया जाए। और वो राजन भी विवाह के लिए तैयार हैं और उन्होंने 2 माह के अंदर ही बारात लाने के लिए कहा है। जब राजा को ये जानकारी मिली कि उसके राजकुमार के योग्य उसको बहू मिल चुकी है तो उसने तुरंत ही बारात के चलने की तैयारियां आरंभ करवा दी। तैयारियां आरंभ इतनी तेजी के साथ हुई कि समय भी तेजी के साथ निकलता गया, लेकिन राजा इसी बीच बीमार पड़ गया और जब राजा बीमार पड़ गया कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। मित्रों, मृत्यु उस समय हुई जब बारात को बैजंती के यहाँ पहुंच जाना चाहिए था, तभी उसकी मृत्यु हो गई। अब राजकुमार पहले पिताजी के जो क्रियाक्रम थे उनको करना था और उसको संपूर्ण कार्य करने के बाद ही वह बारात ले जा सकता था, इसलिए उसने बारात ले जाना उचित नहीं समझा, पहले पिता का क्रियाक्रम करना उचित समझा। क्रियाक्रम करने के कुछ समय पश्चात वह बैजंती के राज्य की ओर निकल लिया। ले जाकर के वह बैजंती के राज्य में कई दिनों की यात्रा करने के बाद पहुंचा और वहां बाहर एक बगीचा था, उसी बगीचे में उसने अपना पड़ाव डाल दिया। मित्रों, तोता भी उसके साथ गया हुआ था और तोते ने जब बगीचे में खजूर के मीठे फल लगे हुए देखे तो वह तुरंत ही चढ़ करके खजूर के फल राजकुमार की तरफ फेंकने लगा और यह दृश्य वहां का एक माली देख रहा था और उसने तुरंत ही एक तीर तोते के मारा और तोता वहीं पर तोते का देहांत हो गया। जब तोता भी मर गया, अब राजकुमार और भी व्याकुल हुआ और राजकुमार के आने की खबर जब वैजंती के पिता को मिली तो वैजंती के पिता ने विवाह करने से मना कर दिया, क्योंकि वैजंती के पिता ने कहा कि मेरी बेटी का विवाह समाचार जब पहुंचा तो उसका पिता मर गया है, इसलिए मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ नहीं करूंगा। जब ये जानकारी वैजंती को मिलती है तो वैजंती भी बहुत दुखी हो जाती है और राजकुमार भी बहुत दुखी हो जाता है। वह वहीं बाग में बैठा हुआ है, चिंतामग्न है कि किस तरह से वह अपने राज्य को वापस जाए। इसी बीच वैजंती पालकी में बैठ करके वन में उसी अपनी बाग में आती है। उसे ये पता नहीं था कि यहाँ पर राजकुमार है, लेकिन राजकुमार से जब उसकी भेंट होती है वैजंती राजकुमार को पहचान लेती है और जब राजकुमार को पहचान लेती है तो वैजंती कहती है कि हे राजकुमार, आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं वापस राजमहल जा रही हूँ। और इतना कहने के बाद वैजंती वापस राजमहल चली जाती है। जिस दिन से वैजंती का विवाह कैंसिल हुआ था, अर्थात राजा ने इनकार किया था विवाह से, उसी दिन से वैजंती बीमार रहने लगी थी, लेकिन आज उसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं थी। उसके चेहरे की मुस्कान बढ़ चुकी थी, उसके चेहरे का सौंदर्य भी बढ़ चुका था। आज वो भोजन भी करने के लिए उतावली थी और उसने तुरंत ही दासी से भोजन मंगवाया। जब जिस थाली में भोजन आया उस थाली में आधा भोजन
उसने अपने लिए निकाल लिया और आधा भोजन राजकुमार के लिए भिजवाया। और उसने दासी से कहा कि हे दासी, यदि राजकुमार भोजन नहीं करते हैं तो उनसे ये कहना कि इस भोजन में कम से कम उंगली रख करके दबा दें। दासी राजकुमार के पास वो आधा भोजन लेकर के पहुंची तो राजकुमार को सारा वृत्तांत बताया। राजकुमार ने भोजन करने से मना कर दिया, लेकिन दासी के बार बार आग्रह करने पर उसने चावल के ढेर में अपनी उंगली गड़ा दी। ज्यों ही उंगली गड़ाई तो उंगली के नीचे उसे कुछ तस्वीर जैसा महसूस हुआ। उसने तुरंत ही उसमें से उस तस्वीर को निकाला और देखा कि वह तस्वीर उसी राजकुमार की है। तब उसने कहा कि इसका मतलब है वैजयंती को मुझसे प्रेम है, इसलिए मुझे वैजयंती से ही विवाह करना चाहिए। इधर वैजयंती ने जब ये सोचा कि उसके पिता उसके सपनों के राजकुमार के साथ विवाह नहीं करना चाहते हैं, तब वैजयंती ने तुरंत ही अपनी दासियों से कहा कि एक तीव्रगामी घोड़े का इंतजाम किया जाए। और तुरंत ही एक तीव्रगामी घोड़ा राजकुमारी के लिए उपस्थित हुआ और राजकुमारी ने एक थैले में मणिमाणिक्य, असरफियाँ, सोने चांदी के आभूषण रखकर अपने उस महल से उस घोड़े पर सवार होकर के उस बाग में राजकुमार के पास आ जाती हैं। जब राजकुमार के पास राजकुमारी वैजयंती आ जाती हैं तब राजकुमार से कहती हैं कि हे स्वामी, अब हमारे पास समय नहीं है, हम दोनों को यहाँ से प्रस्थान कर देना चाहिए, क्योंकि यदि मेरे पिताश्री को पता चल गया तो हमारा और आपका जीवन संकट में पड़ जाएगा। इससे पहले कि उनको ज्ञात हो, हमें अपने राज्य तक पहुंच जाना चाहिए, और जब मैं आपके राज्य में पहुंच जाऊंगी तब कोई भी भय नहीं होगा, वहां कोई भी डर नहीं होगा। जब ऐसी बात राजकुमारी वैजयंती ने राजकुमार से कही तो उस राजकुमार ने तुरंत ही वहां से अपने घोड़े पर बैठ करके वहां से चलना आरंभ कर दिया। मित्रों, वहां से चलते चलते वह दोनों ही एक पड़ाव पर जब रुकते हैं संध्या के समय, तो वहाँ एक तालाब है, तालाब के किनारे ही रुकते हैं और वहीं पर रात्रि विश्राम के बारे में सोचते हैं। लेकिन उसी तालाब पर एक जिन्न का वास था। अब जिन्न अपने पुत्र को लगातार उन दोनों की तरफ इशारा कर रहा था। क्या करेगा जिन्न का पुत्र? क्या राजकुमार के साथ होगा और क्या होगा राजकुमारी के साथ, यह हम बताएंगे अगले दिन। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन इसी कहानी का अगला पार्ट लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करें। आपके कमेंट करने से हमें बहुत लाभ मिलता है। धन्यवाद मित्रों।